डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर, आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, मतलब समुदाय की अवधारणा पारिस्थितिकी में। तो यहाँ हम इसको समझने के लिए तीन बिंदु लिए हुए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, दूसरा कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी मतलब समुदाय के लक्षण, और तीसरा है टाइप ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर हम विस्तार से इन सभी बातों को आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कम्युनिटी के कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट, जैसा कि हम जानते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वे सभी कारक जो किसी पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, जैसे हम जानते हैं प्रकाश है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है आदि। जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन्हें हम एबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे, क्योंकि एबायोटिक मतलब अजैविक, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, और दूसरा जो जिसमें जीवन है मतलब ऑल द लिविंग बीइंग, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जो कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि से मिलकर बना होता है, जिसे हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहते हैं। इस तरह से हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स जो भी हैं वो किसी निश्चित स्थान पर रह रहे हैं, तो हम समुचित रूप से उनको हम कम्युनिटी कहेंगे। क्लार्क 1957 के अनुसार कम्युनिटी जो होती है म्यूचुअली एडजस्टेड प्लांट एनिमल जो किसी निश्चित एरिया में नेचुरली, यानी मतलब प्राकृतिक रूप से किसी स्थान पर रह रही है, तो हम उसके समूह को क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो उनकी डेफिनेशन जैसे यहाँ लिखा है, ए कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एडजस्टेड प्लांट्स एंड एनिमल इनहिबिटिंग ए नेचुरल एरिया। इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा उसका वितरण होगा। लगभग सभी इंडिविजुअल किसी स्पीसीज के किसी निश्चित एरिया में ग्रो करते रहते हैं, और केवल माइग्रेशन के कारण हमें दूसरे स्पीसीज जो है पॉपुलेशन की वह दिखाई देती है। सम ऑफ देम आर सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ द अदर स्पीसीज ड्यू टू माइग्रेशन। इस प्रकार म्यूचुअली एडजस्टेड इंडिविजुअल्स किसी स्पीसीज के किसी एरिया में यदि इनहिबिट करेंगे, मतलब एग्जिस्ट करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। और वह ये जो उनका रहवास है कंडीशन के प्रिवेलिंग होने के कारण है, मतलब वातावरण के वहाँ जिस तरह से है उसके कारण वहाँ पर वो बना हुआ रहता है। सेल्फोर्ड 1913 ने डिफाइन किया कम्युनिटी को कि assemblage with unity of taxonomic composition and a relative uniform appearance। एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस हमें दिखता है कम्युनिटी में, क्योंकि किसी भी एक टेक्सोनॉमिक कंपोजिशन मतलब किसी भी वर्गीकीय इकाई के द्वारा उसके असेंबल होने यानी इकट्ठे होने के कारण होता है। तो हम आगे देखते हैं। किसी भी कम्युनिटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट हिस्ट्री होती है और बिहेवियर होता है, और इस तरह से कम्युनिटी एक यूनिफॉर्म मतलब एक रूप फ्लोरिस्टिक कंपोजिशन का होता है किसी भी एक निश्चित स्थान में, नेचुरल हैबिटेट में। और जो स्टडी है कम्युनिटी की उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी या सिनेकोलॉजी या फाइटोसोशियोलॉजी। हम इसको इस तरह से नाम से जानते हैं। जो सिनेकोलॉजी शब्द है कम्युनिटी इकोलॉजी के लिए, वह श्रोटर और किचनर द्वारा 1902 में
गढ़ा था या उन्होंने कॉइन किया था, उसको शब्द को बनाया था। जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज के इंडिविजुअल सब किसी स्थान पर रहते हैं, तो हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो उन उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं तरह तरह के। तो ट्रॉफिक फीडिंग रिलेशनशिप भी होता है, जैसे हर्बीवोर्स हर्ब्स को यूज़ करते हैं खाने में, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को उपयोग करते हैं खाने के लिए। इस तरीके से आपस में रहते हुए यह स्थान का शेयरिंग करते हैं, रिसोर्सेज का शेयरिंग करते हैं, और आपस में जो है विभिन्न बिहेवियर लेवल होता है उनका। इंडिविजुअल्स के बीच में जो सेम स्पीसीज के रहते हैं वहाँ रिप्रोडक्टिव क्या कहते हैं इंटरेक्शंस भी होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी है उसको हम नाम भी देते हैं, जैसे कि एक ग्रासलैंड कम्युनिटी है, ये डेजर्ट कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, ये पॉन्ड कम्युनिटी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेस एंड दी डोमिनेंट स्पीसीज, है ना। तो कैसा एरिया है और कौन डोमिनेंट स्पीसीज है, उसके कारण हम उसको नाम देते हैं उस कम्युनिटी को। अब हम देखते हैं कम्युनिटी के लक्षण। तो पहला लक्षण है स्पीसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ये बताती है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ की स्पीसीज किसी कम्युनिटी में विद्यमान है। तो दोनों टर्म में होता है, नंबर और एबंडेंस के टर्म में, कि किस तरह से इनकी संख्या अधिक है और कितनी प्रचुरता भी है। और यह हम देखते हैं कि ये जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी का, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और यह क्रिटिकल है किसी भी इकोसिस्टम, मतलब क्रिटिकल यानी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ हम जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम इस प्रकार के पैरामीटर्स लेते हैं। तो पहला है स्पीसीज रिचनेस, जो कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज यदि किसी एरिया में, तो उसको देखते हैं तो उससे समझ आता है कितनी रिच है स्पीसीज किसी कम्युनिटी में। और दूसरा हम देखते हैं स्पीसीज इवननेस, मतलब रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज किसी भी एरिया में, कि रिलेटिव अबंडेंस किसी स्पीसीज का क्या है। और सेनॉन और विनर इंडेक्स जो है, हम उसको एक और जो पैरामीटर है, जो कि ऊपर के दोनों रिचनेस और इवननेस दोनों को कंबाइन करके हम उसको बनाते हैं इंडेक्स को, और सेनॉन डाइवर्सिटी इंडेक्स कहलाता है ये। और इससे हम पता लगाते हैं कि कैसी उसकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। तो जैसे डाइवर्सिटी पता लगता है, उससे हमें ये पता लगता है कि कम्युनिटी कितनी समृद्ध है। हम यहाँ देखते हैं कि दूसरा कैरेक्टर है डोमिनेंस, जिसको हम बोलते हैं कि जो किसी भी कम्युनिटी में डोमिनेंस किस स्पीसीज का है। तो डोमिनेंट जो स्पीसीज होती है उसको की ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं किसी भी कम्युनिटी के लिए, और उसका एक विशेष प्रभाव होता है उस कम्युनिटी में, उस एनवायरनमेंट में, कि इसी के कारण उसको हम उस कम्युनिटी को जानते हैं डोमिनेंट स्पीसीज के कारण। तो डोमिनेंट स्पीसीज जो है वो फंडामेंटल रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए, और हम उसको स्टडी इसलिए करते हैं कि हम इकोलॉजिकल डायनामिक्स और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को हमें यदि बनाना हो, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें आवश्यक रूप से करना पड़ेगा, जिसके कारण कि कम्युनिटी को हम कंजर्व कर सकें या उसके हम व्यवहार को समझ सकें। यानी सभी चीज़ को समझने के लिए हमको डोमिनेंट स्पीसीज पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये भी बताती है कि किसी भी एनवायरनमेंट में डोमिनेंसी यदि है तो निश्चित है वहाँ सबसे ज़्यादा उसके लिए अनुकूलता है। तो ये भी एक बात समझ आती है। और ये जो की ऑर्गेनिज्म है यही एक विशेष रोल प्ले करता है किसी भी कम्युनिटी में।
अब हम देखते हैं कम्युनिटी के थर्ड कैरेक्टर्स को, जिसका नाम हमने लिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। तो कम्युनिटी जो होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म होते हैं, जैसे कि हर्ब, श्रब्स, ट्री आदि। और ये ग्रोथ फॉर्म में भी वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्री में लॉन्ग लीव्ड मतलब लंबी पत्तियां या चौड़ी पत्तियां वाला वृक्ष हो सकता है। तो इस तरह से वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो प्राइमरी ग्रोथ फॉर्म्स है, जिसमें कि हम बोलते हैं ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ये किसी भी कम्युनिटी को एनालाइज करने के लिए आवश्यक होते हैं, इनको देखना ज़रूरी होता है। और डिफरेंट प्लांट स्पीसीज जो होती है, चाहे वो ब्रॉड लीव्स हो या एवरग्रीन ट्रीज हो या किसी भी जो है कम्युनिटी में ये पाए जाते हैं डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स। और ये जो डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स हैं यही क्या कहते हैं कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को प्रभावित भी करते हैं। कम्युनिटी कैरेक्टर्स का चौथा पॉइंट है पीरियडिसिटी और सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी का, अत्यंत ही आवश्यक है, निरंतर होता रहता है जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आती। तो यहाँ पर पीरियडिसिटी का मतलब है कि जो कि बार बार किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में चलता है, और उसकी पीरियडिसिटी को देखते हैं तो समुचित रूप से जब इफेक्ट पड़ता है इन सभी का चीज़ों का, तो वहाँ पर कम्युनिटी में भी उसका इफेक्ट दिखता है और कम्युनिटी हमें बदलती हुई दिखती जाती है। जिस तरह से जैसे कि डोमिनेंट स्पीसीज की ग्रोथ फॉर्म हमको ग्रोथ फॉर्म हमें चेंज मिलेगा। डोमिनेंट कम्युनिटी डोमिनेंट स्पीसीज रहेगी कभी कोई, जैसे तो वो वहाँ पर वो दिखाई देगी। फिर दूसरी कम्युनिटी दूसरे क्या कहते हैं प्रकार के यदि डोमिनेंस वाले प्लांट्स आने लगेंगे, तब वहाँ पर वह दूसरे प्रकार की कम्युनिटी दिखाई देने लगेगी। तो ये जो बदलाव है एक से दूसरे की तरफ, यही सक्सेशन कहलाता है। तो पीरियडिटी या पीरियडिसिटी या सक्सेशन जो है ये रेगुलर घटित होता रहता है किसी भी कम्युनिटी में, और ये साल दर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते रहते हैं, समय के अनुसार हम इसको देखते चले जाते हैं और हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पीसीज जो है किसी एरिया में जो है वह समय के साथ बदलती रहती है जब तक कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती। जैसे कि हम जानते हैं किसी एरिया में यदि क्लाइमेक्स कम्युनिटी यदि फॉरेस्ट होगी तो निश्चित बड़े बड़े ट्री वाले इंडिविजुअल्स होंगे विभिन्न स्पीसीज के, वहाँ पर डोमिनेट करेंगे। तो जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, वो है एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। या तो फिर ये होगा कि कोई नेचुरल क्लामिटी, फायर, फ्लड, ब्लड आके पूरी तरीके से किसी भी कम्युनिटी को हटा देता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम नूडेशन बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का कि लगातार किसी भी एरिया में कम्युनिटी बदलती रहती है, जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिटी कैरेक्टर्स का पांचवा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तरीकरण। स्तर होते हैं कई किसी भी कम्युनिटी में। वर्टिकली लेयरिंग होती है इंडिविजुअल्स की, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग उनका लेवल होता है। वर्टिकली हम देखते हैं लेयरिंग होती है। और ये जो अरेंजमेंट है किसी भी इसका, तो इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम, और प्लूरल होता है इसका स्ट्रेटा, और इसी के नाम से बना है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कितना स्तर है, जितना जैसे हम जानते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा स्तर होते हैं, पॉन्ड कम्युनिटी में बहुत स्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी में, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है बाजू के डायग्राम में, बगल के डायग्राम में, कि ये जो ट्री वाला लेवल है, सबसे टॉप लेयर है किसी भी फॉरेस्ट कम्युनिटी में।
फिर इसके बाद दूसरा जो लेयर है श्रबी वाला एरिया है, श्रब एरिया ये वाला, तो उससे छोटे वृक्ष हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद है थर्ड जो लेवल है हर्बेशियस वेजिटेशन वाला लेयर है। और फिर उसके अगला जो स्तर है लेवल है फॉरेस्ट फ्लोर, जिसमें कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, लिटर, फंजाई, बैक्टीरिया आदि जो है वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल को मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। और उसके बाद है जो सबटेरेनियन सब डिवीजन, मतलब जो ज़मीन के जस्ट नीचे थोड़ा सा, तो वो जो है वहाँ पर ह्यूमस है, रूट है प्लांट की, सॉइल में बैक्टीरिया है आदि आदि है। तो वो इस तरह से, तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे निचला स्तर जो है वो सबटेरेनियन सब डिवीजन, उसके ऊपर फॉरेस्ट फ्लोर, उसके बाद हर्बेशियस वेजिटेशन, फिर श्रब और ट्रीज। तो ये हम इस तरह से देखते हैं कि वर्टिकली कई लेयरों में बटा हुआ है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जितनी ज़्यादा रिचनेस होगी स्पीसीज की, वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि स्ट्रेटिफिकेशन अधिक लेयर्ड वाला है। अब हम देखते हैं कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी का छठवां कैरेक्टर, जिसको हम जानते हैं इकोटोन या एज इफेक्ट के नाम से। इकोटोन और उसमें जो इफेक्ट होता है इकोटोन, मतलब दो आपस में लगी हुई, मतलब एडजेसेंट इकोसिस्टम का जो किनारा भाग रहता है, दोनों का जहाँ मिलन होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। और वहाँ पर जो भी इफेक्ट होते हैं संबंधित कारकों के कारण, इकोसिस्टम के कारण, पर्यावरण के कारण, उसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जगह जहाँ पर कि दो अलग अलग कम्युनिटी आके मिलती है, जैसे हम जानते हैं ग्रासलैंड और फॉरेस्ट का हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। ये वाला जो है इकोटोन एरिया है, ये एरिया को हम इकोटोन एरिया बोलते हैं। और ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों के मिलने वाले स्थान से बना हुआ है। ऐसे और भी रहते हैं, जैसे समुद्र में जब नदियाँ मिलती है तो वहाँ पर जो इस्चुरीज होती है वो इकोटोन होती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ना फॉरेस्ट में उस तरह की चीज़ें मिल रही है, ना ग्रासलैंड में। जैसे हम देखें तो कुछ अलग जो इफेक्ट मिलेगा, ना फॉरेस्ट में रहेगा ना ग्रासलैंड में, तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। तो निश्चित है एज इफेक्ट में स्पीसीज की डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा जो भी है वह डिफरेंट होता है। कभी वह ह्रास हो सकता है, कभी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो जैसे इस्चुरी में तो हमेशा बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है दोनों प्रकार के जीवों के लिए, जो दोनों नदी और समुद्र के जीव हैं उनके लिए। तो वहाँ पर प्रायः हम देखते हैं कि काफ़ी डेंसिटी देखने को मिलती है। इसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं फॉरेस्ट ग्रासलैंड में चेंजेस हमें अलग अलग तरह तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो चेंजेस हैं इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट, और जो एरिया है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। आगे चलते हैं। अब कैरेक्टर कम्युनिटी का सातवां जो हमने लिखा हुआ है पॉइंट, उसका नाम है इकोलॉजिकल निच, या इसको हम इकोलॉजिकल निच भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हमें देखने को मिलता है। और अमेरिकन इंग्लिश में अलग और यूके इंग्लिश में अलग। तो अमेरिकन इंग्लिश में निच बोलते हैं और यूके इंग्लिश में निश बोलते हैं। तो इस तरह से ये टर्म जो निश है यह बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी में क्या रोल प्ले होगा, तो क्या रोल प्ले करता है, क्या होता है, तो वह जो है इकोलॉजिकल निश कहलाता है। और इट रिक्वायर्स ऑल फैक्टर, मतलब सभी फैक्टर, टेरेनियन है, टेम्परेचर है, जो भी है, और वो जो व्यवहार करता है दूसरी स्पीसीज़ के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, वो सभी उसका निच या निस कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह एक कम्युनिटी में इकोलॉजिकल निच हमको एक टर्म जो है देखने को मिलता है। और यह एक लक्षण होता है कि कैसा बिहेव होगा किसी भी इस जातियों के बीच में आपस में। तो इस तरह से हम देखते हैं उसको एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में। आगे चलते हैं। कैरेक्टर कम्युनिटी का अगला कैरेक्टर हम देखते हैं, ये है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन।
मतलब दो अलग अलग जातियों के इंडिविजुअल्स के बीच जो व्यवहार होता है उसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसके संबंध में एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, उसको आप देखेंगे तो कम्युनिटी इंटरेक्शन या पॉपुलेशन इंटरेक्शन के नाम से वो मेरा इससे पहले बनाया हुआ वीडियो है, उसको देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में उसके बारे में आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर कई प्रकार के इफेक्ट होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव एंड नॉन न्यूट्रल टाइप के। तो कोई भी प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ को फ़ायदा मिला या नुकसान मिला, और इस तरह से हम पूरे जातियों का अध्ययन करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आगे चलते हैं, अगले कैरेक्टर को देखते हैं। कम्युनिटी कैरेक्टर्स में 9वां जो लक्षण है, 9th कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी है। तो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी को हम देखते हैं कि द रेट ऑफ द बायोमास प्रोडक्शन, कि कितना बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, उसके आधार पे हम उसको प्रोडक्टिविटी को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये दो तरीके से भी या कई तरीके से भी निकाला जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, या तो हम उसको ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर के हिसाब से निकाल लें, या फिर हम किलो कैलोरी प्रति मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से इसको निकाल लें। तो चाहे जिस तरीके से भी निकालें, तो एक्चुअल देखा जाए तो द एनर्जी एक्यूमुलेटेड बाय द प्लांट्स, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करके जितना भी एनर्जी एक्यूमुलेट करके वो पदार्थ के रूप में बना लेता है, और जो शेष रह जाता है वही हमको दिखाई देता है एक्चुअल प्रोडक्टिविटी के रूप में। तो उडम के जो हैं, उडम जो इकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, और उनके हिसाब से 3 प्रकार की प्रोडक्टिविटी हमको देखने मिलती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, है ना, और इस तरह से कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो ये हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, एक्चुअल वॉट एवर द अमाउंट इज स्टोर्ड बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हमको देखना पड़ता है कि कैसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना बायोमास एक्यूमुलेशन हो रहा है। आगे चलते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। अब हम देखते हैं कम्युनिटी के कैरेक्टर में 10वां कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक स्टेबिलिटी। बायोटिक स्टेबिलिटी मतलब द फ्लक्चुएशन नहीं हो ज़्यादा, मेजर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसके कंपोजिशन में, स्पीसीज डाइवर्सिटी में, उसको हम बोलते हैं बायोटिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, ये बायोटिक कम्युनिटी को कंट्रोल करती है, और जैसी जैसी रिचनेस होगी स्पीसीज की, वैसी वैसी कम्युनिटी स्टेबिलिटी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाईएस्ट डाइवर्सिटी लेवल जो होता है फॉरेस्ट में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी जो होती है वो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी कैरेक्टर्स का अगला कैरेक्टर, 11 नंबर कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक मतलब पोषण से संबंधित है, ये पोषण के स्तर से। तो पोषण का स्तर हमेशा स्टार्ट होता है जहाँ से भोजन का बनना प्रारंभ होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉफ जो हैं वो करते हैं, जिसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, जो अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। वो स्तर शुरुआती होता है और अंतिम स्तर टॉप कार्निवोर तक जाता है। तो प्रत्येक स्तर पर भोजन जो है ट्रांसफ़र होते जाता है। जब एक से अधिक रास्तों पर भोजन चलता है तब वो फूड वेब का निर्माण करता है, और जब एक ही रास्ते पर चलता है तो फूड चेन का को बनाता है। तो हर स्तर पे जो फूड है वो आगे स्तर पर ह्रास होता हुआ चलता है, और कम होता हुआ चलता है, और आखिरी में टॉप कार्निवोर्स के बाद वो रिजर्वायर पूल पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि कैसा स्तर है, किस स्तर पे क्या चीज़ें हैं, और सभी को हम यहाँ पर लेवलिंग कर लेते हैं, जैसे ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, इस तरह से। और प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम देखते हैं कि वो किस स्तर पर है। हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर बायोमास कम, एनर्जी भी कम पहुँचती है, बशर्ते कि जो
लो लेवल ट्रॉफिक लेवल्स में होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इकोलॉजिकल पैटर्न डिपिक्ट हाउ एनर्जी इन बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम दी लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। हायर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ऑफ बायोमास घटता चला जाता है। तो इसी को हम 10% लाभ के रूप से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी का 12 कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी। कैसा साइज है, कैसा बनावट है कम्युनिटी का, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी ज़्यादा संख्या में इंडिविजुअल्स हैं किसी स्पीसीज़ के, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ कितनी सारी हैं यहाँ पर स्पीसीज़, उन सभी के समुचित अपीयरेंस से साइज एंड स्ट्रक्चर बनता है। तो कम्युनिटी जो है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जब छोटी कम्युनिटी रहती है तो उसको बोलते हैं माइक्रो कम्युनिटी। जब वो बड़ी होती चली जाती है तो उसको हम मेगा कम्युनिटी भी कहते हैं। तो लार्जर वन जो होती है कई किलोमीटर की हो सकती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की हो सकती है। और छोटी कम्युनिटी जैसे हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है, जो कि कुछ ही सेंटीमीटर या कुछ ही मिलीमीटर हो सकती है। तो ये सब कम्युनिटी जो है हमको साइज़ के आधार पे पता लगता है कि कैसी फैलाव है उसका। और जब हम उसको देखते हैं उसकी रिचनेस कैसी है, स्पीसीज़ की रिचनेस, चीज़ों की रिचनेस, तो उससे ये समझ आता है कि वो कितनी समृद्ध है। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस है, अबंडेंस की वेरिएशंस है, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस है, क्लाइमेटिक फैक्टर या जो कहना चाहिए डेफिक फैक्टर या टोपोग्राफिकल फैक्टर, उन सभी से चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो कम्युनिटी का साइज स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो कैसी होगी। कम्युनिटी जो है सामान्यतः 3 प्रकार की बायोलॉजिकल एंटिटी से बनी हुई होती है, जिसको हम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर उनका उपयोग करते हैं, और तीसरा जब इनका डेथ हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं, तब डिकम्पोज़र्स उनको डिकम्पोज़ कर लेते हैं। तो ये तीनों अवयव बड़े आवश्यक हैं, एक का बनाना, दूसरे का खाना, तीसरे को गलाना। इस तरह से ये 3 जो बायोलॉजिकल एंटिटी है ये किसी भी कम्युनिटी में निश्चित रूप से देखने को मिलती है, पाई जाती है। और ये अलग-अलग स्तर बनाते हैं, जिसको हम यूट्रोफिक यूफोटिक ज़ोन या और भी किसी नाम से जानते रहते हैं हम लोग। जैसे कि अभी हमने स्ट्रैटिफ़िकेशन इसी वीडियो में पहले स्ट्रैटिफ़िकेशन जो कैरेक्टर आया था वहाँ देखा था। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी रहेगी उसमें उतना ज़्यादा वेरिएशंस होंगे। यदि वहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत अच्छे पॉजिटिव है, जो अनुकूलित है वो यदि कम्युनिटी में, तो वहाँ पर लार्जर जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा हमको रिचनेस देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर और साइज़ ऑफ कम्युनिटी में ये एक पहलू भी हमको देखने को मिला कि किस प्रकार की बायोलॉजिकल एंटिटीज़ किसी भी कम्युनिटी में हो सकती है। कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी का 13वां कैरेक्टर, जिसको हम कम्युनल इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। यह एक ऐसी चीज़ होती है कि कम्युनिटी इंटरडिपेंडेंस है, मतलब सेल्फ रिलिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है वो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। स्टेट एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी चीज़ है कम्युनल इंटरडिपेंडेंस कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, एंटिटीज़ हैं किसी कम्युनिटी में, वह एक दूसरे से रिलेट करती, कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके वो अपने आप में पूर्णतः सेल्फ सफिशिएंट होती है कोई भी कम्युनिटी, और उनके बीच म्यूचुअल बेनिफिट होता है, कोऑपरेशन होता है। और ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, और एक दूसरे को जो बेनिफिट है वो देते हुए कम्युनिटी जो है अपने आप में पूर्ण होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करती है। स्पीसीज़ के इंडिविजुअल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिटेड होते रहते हैं। तो कम्युनिटी या कम्युनल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं इसको।
और ये डिपेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी एक दूसरे पर, स्ट्रांगनेस बनेगी उस कम्युनिटी की। आगे देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि कम्युनिटी के टाइप कैसे होते हैं। तो दो प्रकार की कम्युनिटी हमको दिखाई दे रही है, एक तो मेजर, दूसरी माइनर। तो मेजर कम्युनिटी जो होती है वो अपने आप को रेगुलेट करती है, सेल्फ सस्टेंट होती है, और यह जो कम्युनिटी है इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि कम्युनल इंटरडिपेंडेंस होता है उसमें, और लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत समय तक रन करती है, और ये कम्युनिटी अपने आप में पूर्णतः सक्षम होती है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब रन करते रहती है विदाउट किसी डिस्टरबेंस के। यही जब मेजर कम्युनिटी को देखते हैं, यदि फॉनल असेंबलीज को हम देखेंगे तो हम उसको जूसिनोसिस बोलते हैं। यदि फ्लोरल है, मतलब प्लांट वाली कम्युनिटी, तो हमको फाइटोसिनोसिस कहते हैं, और यदि माइक्रोबियल है तो उसको माइक्रोबायोसिनोसिस कहते हैं। अलग अलग नाम हम इसको देने से हमें समझ आता है कि किस प्रकार की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो किसी भी इकोसिस्टम में ये तीनों मिलके ही एक समृद्ध या लार्ज मेजर कम्युनिटी बनाते हैं। ये तीनों निश्चित रूप से होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा केवल कि जूसिनोसिस होगा या फाइटोसिनोसिस होगा या माइक्रोबायोसिनोसिस होगा। यहाँ पर सभी प्रकार के इंडिविजुअल्स इकट्ठे रहते हैं, तभी हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं। जैसा हमने टाइप ऑफ कम्युनिटी में पहले कहा था कि दो होती है, मेजर और दूसरी माइनर कम्युनिटी। यहाँ माइनर कम्युनिटी को हम की बात करते हैं। माइनर कम्युनिटी को हम मेरोसिनोसिस कहते हैं। प्लूरल फॉर्म उसका मेरोसिनोसिस है और प्लूरल फॉर्म मेरोसिनोसिस है, जो कि एक बड़ी मेजर कम्युनिटी को बनाने के लिए अपना रोल प्ले करती है। और ये एक स्मॉलर इकोलॉजिकल यूनिट होती है जिसमें कि इंडिविजुअल्स सेल्फ सस्टेनिंग और रिलाई ऑन नहीं कर पाते इंटरेक्शन में, दोनों एक दूसरे मतलब आपस में, ऐसी कम्युनिटी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये माइनर कम्युनिटी का जैसे उदाहरण हम देखें तो वो एक समझ लें कि एक डेड वुड, मतलब मृत लकड़ी का जो टुकड़ा होगा फॉरेस्ट फ्लोर पर, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको मिला के एक माइनर कम्युनिटी बनाती है वो। और इस तरह से एक माइनर कम्युनिटी जो होती है वो एक सब यूनिट है, एक छोटी यूनिट है, इकोलॉजिकल यूनिट है, जो मेजर कम्युनिटी को बनाने के लिए रोल प्ले करती है। Please subscribe and press the bell icon for better study material and understanding. बेहतर अध्ययन सामग्री और समझ के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।